जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान में अभी तक मैंने आपको टोटल 9 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। आज ये मेरी क्लास 10 है। मैं आपको भाग 5 संघ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में विधेयक के बारे में बताया था कि कौन से सरकारी विधेयक हैं, कौन से गैर सरकारी विधेयक हैं। वहाँ मैंने और कई प्रकार के विधेयक के बारे में जिक्र किया था और मैं पिछले वीडियो में आपको अनुच्छेद 123 तक पढ़ा चुका था। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं किसके बारे में? न्यायपालिका। आखिरकार ये न्यायपालिका की शुरुआत कैसे हुई, न्यायपालिका आने के पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर थे, आखिरकार भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है या नहीं, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण है, उसके पास कौन कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारी न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित करती है। तो आइए समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका देखो, हमारे भारत देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश होने के कारण नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा विधि अर्थात कानून विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश में नागरिकों को पास मूल अधिकार है। तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन को सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। आखिरकार न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है? अगर हम बात करें न्यायपालिका का मुख्य काम, तो संविधान की व्याख्या तथा संविधान के कानूनों के अनुसार व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। तो मुख्य काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना और संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें हमारी जो न्यायपालिका है, क्योंकि भारत की शासन प्रणाली एक संघीय है, जो भारत की सिस्टम है, भारत की शासन प्रणाली एक संघीय है, किंतु हमारी न्यायपालिका संघीय न होकर एकीकृत है। अर्थात पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है। क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री संसदीय सिस्टम है, वहाँ पे एक केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकार है। लेकिन न्यायपालिका ऐसी स्थिति में नहीं है, वो एकीकृत है पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो आपको न्यायपालिका के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका संघीय ना होकर एकीकृत है। न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अनिवार्यता को भारत में स्वीकार किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका का काम अधिकारों की रक्षा करना और कानूनों को शासन को सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक कहीं न कहीं स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका, अगर हम बात करें इस न्यायपालिका के, तो इस न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। हमारे भारत देश में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। एक जिसे हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या क्या है? उसी का नाम है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जो भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। और राज्यों में क्या है? एक उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय और इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट। और एक होता अधीनस्थ न्यायालय, जो प्रत्येक जिला स्तर पे होता है, जिसे हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत देश में न्यायपालिका के 3 स्तर है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और और अधीनस्थ न्यायपालिका। तो अगर हम बात करें, यहाँ आज हम शुरुआत करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय, क्योंकि हम भाग 5 पढ़ रहे हैं और भाग 5 में क्या है? संघ, और संघ में हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो हम यहाँ पे आज
तो अगर हम बात करें आज हम यहाँ पे न्यायपालिका में कौन सा कवर करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय या अर्थात उच्चतम न्यायालय को कवर करेंगे। और जो हमारे ये हाई कोर्ट हैं ये राज्य का विषय है, अर्थात भाग 6। जब हम भाग 6 पढ़ाएंगे तो भाग 6 में हम इस हाई कोर्ट को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें इस सर्वोच्च न्यायालय की, तो हमारे संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, कहाँ थे, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 124 से 127 तक। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 123 पढ़ाया था, जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधित थे, और 124 से हमारा सुप्रीम कोर्ट की शक्ति या सुप्रीम कोर्ट शुरुआत होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय गठन कैसे होता है। हमारा जो अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। अगर हम बात करें इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। हमारे इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124(1) में है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। तो अगर अब हम बात करें आखिरकार जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रोसेस के माध्यम से होती है, किसके तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(1) सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा करती है, जबकि आपका अनुच्छेद 124(2) मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124(2) में स्पष्ट रूप से लिखा है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या अन्य न्यायाधीश, क्योंकि टोटल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सलाह से करते हैं। कोलेजियम जिस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामित करता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। आखिरकार अब ये कोलेजियम क्या है, अर्थात राष्ट्रपति किसको जो राष्ट्रपति हैं किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। कोलेजियम जिस भी न्यायाधीश को उस पद के लिए नाम देगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। आखिरकार अब ये कोलेजियम क्या है। अगर हम बात करें कोलेजियम की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के समूहों को कोलेजियम कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे पता एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इन 33 न्यायाधीशों में जो 5 सीनियर जज है उन्हीं के समूहों को हम क्या बोलते हैं, कोलेजियम। और ये 5 सीनियर जज जिस भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए नाम को प्रस्तावित करते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो भी डाउट होंगे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको कोलेजियम भी समझ में आया होगा। अगर अब हम आगे बात करें अनुच्छेद 124(2) का, इसमें क्या कहा गया। अनुच्छेद 124(2) में 2 का में ये शामिल किया गया आखिरकार जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीशों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, अर्थात इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल 65 वर्ष तक वो कार्यरत रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्ष तक, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम की सहायता से। किंतु अगर कोई भी न्यायाधीश चाहे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र पहले भी दे सकता है। तो यहाँ से 3 बातें, राष्ट्रपति की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक। राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
आखिरकार न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की कौन कौन सी योग्यता है? ये हमारे अनुच्छेद 124(3) में कहा गया। अनुच्छेद 124(3) में ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। आखिरकार वो कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं? इसमें जो पहली क्राइटेरिया है कि वह भारत का नागरिक हो। हम उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे जो भारत का नागरिक हो। और दूसरी क्राइटेरिया है वह उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, काम कर चुका हो। या फिर उसके पास वह हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता को हम वकील बोलते हैं, वकील ही कहते हैं, वकील रह चुका हो। तो पहली कंडीशन भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश कार्य कर चुका हो, और या हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो। या तो 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का एक अच्छा जानकार हो। तो ये 4 क्राइटेरिया है न्यायाधीशों की योग्यता की सुप्रीम कोर्ट में जाने की, कौन कौन सी उनकी योग्यताएं हो सकती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको अनुच्छेद 124(3) समझ में आया होगा। अगर अब हम आगे बात करें न्यायाधीशों को हटाया जाना, आखिरकार क्या न्यायाधीशों को किस प्रकार से, किस माध्यम से हटाया जाता है, यह आपके अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(3) में ये बताया गया था, आपका जो अनुच्छेद 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया था, वहीं 124(4) में न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है इसके बारे में जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अगर कोई पूछे किस आधार पे, सिर्फ 2 ही कारण है, एक सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पे हटाया जा सकता है। अब सवाल है आखिरकार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। हालांकि महाभियोग वो नहीं होता, लेकिन महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है, वह एक महाभियोग की तरह लाया जाता है। सेम वही प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने में भी लाया जाता है, लेकिन हम उसे महाभियोग न कह के कुछ और कह देते हैं। तो अगर हम बात करें अब तक क्या किसी भी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है? अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज थे रामास्वामी, कौन थे? रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, किंतु वह पारित नहीं हो सका था। अर्थात अभी तक किसी भी न्यायाधीश को या किसी भी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 124(4) समझ में आया होगा कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है। अगर हम आगे बात करें जजों का वेतन, आखिरकार जजों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद 125 में जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो आखिरकार ये संचित निधि क्या चीज़ होती है? संचित निधि का तात्पर्य ये होता है, अर्थात जिसको भी हम संचित निधि से वेतन दिया जाता है उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। चाहे भारत देश में आपातकाल लग जाए या कोई भी स्थिति या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, जिस भी व्यक्ति को या जिस भी कर्मचारी को या जिस भी सरकारी कर्मचारी को उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 125 में क्या है? जजों का वेतन, और जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अब आखिरकार ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? अनुच्छेद 124 में ये व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। आखिरकार कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? अगर हम बात करें, जब किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका पद खाली हो जाता है या फिर रिक्त हो जाता है, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि किसी भी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश का पद खाली नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर मुख्य न्यायाधीश है उनका पद खाली हो जाता है या फिर रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझ में आया होगा। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 125 में क्या है? जजों का वेतन। अगर अब हम बात करिए क्या तदर्थ न्यायाधीश, जिसे हम बोलते हैं एड हॉक जज। अब ये क्या चीज़ होती है? तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जस्टिस। अगर हम बात करें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 137 के अधीन की जाती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश ही करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाती, आखिरकार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? जब एक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाती है तो हम तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आखिरकार किस व्यक्ति को हम तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं? जो तदर्थ न्यायाधीश है या फिर एड हॉक जज है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, ना कि उच्च न्यायालय में। अगर किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो गई है तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से हम कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट में बुला लेते हैं। ऐसा सिस्टम सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ना कि उच्च न्यायालय में है। तदर्थ न्यायाधीश की अगर नियुक्ति संबंधी हम बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हम संविधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। हमने इसे कहीं न कहीं फ्रांस के संविधान से सीखा है। तो एड हॉक जज क्या है? अनुच्छेद 127 में एड हॉक जज की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी होती है तब हम एड हॉक जज अर्थात तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से की जाती है? जो प्रत्येक राज्यों में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ही हम कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट में बुला लेते हैं, जिन्हें हम एड हॉक जज या तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश है ये कहीं ना कहीं फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तदर्थ न्यायाधीश समझ में आए होंगे। अगर हम आगे बात करें अनुच्छेद 128, क्या है हमारा अनुच्छेद 128? आखिरकार अनुच्छेद 128 क्या कहता है? अनुच्छेद 128 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। देखो 128 में क्या कहा गया है? अगर बाय किसी कारणवश हमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की किसी आवश्यकता पड़ गई, जजों की कमी हो गई, तो जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेके कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो वहाँ पे पहले जज रह चुके हों और उनका कार्यकाल 65 वर्ष पूरा हो चुका हो, वो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं और छुट्टी पे हैं, फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो उस व्यक्ति को फिर से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या स्वीकृति के बाद ही करेंगे। तो अनुच्छेद 128 आपको समझ में आया होगा। कोई भी अवकाश प्राप्त जज अगर वो घर बैठा उस व्यक्ति को फिर से भी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे काम करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें क्या अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अब ये क्या होती है? अभिलेख न्यायालय देखो जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एवं उसके फैसले को सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। देखो इसमें अनुच्छेद 129 अगर हम बात करें अभिलेखीय न्यायालय की तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करने का अधिकार है। अब ये अभिलेखीय न्यायालय क्या है? देखो अनुच्छेद 129 में क्या अभिलेखीय न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अभिलेख न्यायालय घोषित करने का अधिकार है। इसका
तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही हो रही हो या जो भी फैसले दिए गए हों वो सर्वकालिक हमेशा के लिए एक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में उसका यूज किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया किसी भी मामले में, तो वह फैसला कहीं ना कहीं हमेशा जो निचली अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो गई चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो गए, उस फैसलों को वो हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय हमेशा के तौर पे मानेंगे, उसको प्रधानता देंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, या जिस भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अगर उससे संबंधित कोई अन्य मामला हाई कोर्ट में आता है तो उस आधार पे उस फैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उन्हें कानूनी संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा, अर्थात अब वह एक कानून है। हर प्रत्येक हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक कानून के रूप में देखेगा, यह भी एक कानून के रूप में कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा इसे कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोर्ट के पास रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला दिया हो तो उम्मीद करते हैं आपको ये अभिलेखीय न्यायालय समझ में आया होगा कि आखिरकार अभिलेखीय न्यायालय क्या है। अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूं आखिरकार ये अभिलेखीय न्यायालय क्या चीज़ है, जैसे किसी भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस चल रही हो और उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है इसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी, अगर उसी से संबंधित हाई कोर्ट में कोई केस और चला गया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बना के अपना फैसला सुना सकती है, या ऐसा काम अधीनस्थ न्यायालय भी कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें आखिरकार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च संस्था है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं या कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं। अगर हम बात करें उसकी जो पहली शक्ति है क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अभी हम समझेंगे क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और क्या परामर्शी क्षेत्राधिकार, और फिर क्या पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, और मूल अधिकारों का रक्षक और न्यायिक पुनर्विलोकन। ये सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्राधिकार इसके क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पे अपने फैसले, अन्य कई सारे फैसले दे सकती है। तो हम अगर आगे बात करें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आखिरकार ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या चीज़ है। देखो अनुच्छेद 131 आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है जिसके तहत किसी मामले में सीधी सुनवाई करता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है, वह किसी भी मामले में जो सीधी सुनवाई कर सकता है उसे हम उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सीधी सुनवाई अपने पास बुला लेता है उसी उसका हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। अर्थात ये उसकी प्रारंभिक मूल अधिकारिता है, कहीं न कहीं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ये दो प्रकार के होते हैं। हम इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल अधिकारिता भी बोलते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दो प्रकार के हैं, कौन कौन से। एक हमारा है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा क्या है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगर हम बात करें आखिरकार ये आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वो मामले सामने आते हैं, इसके तहत वे मामले सामने आते हैं जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसा कोई भी मामला जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वह ना कि हाई कोर्ट ना कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट के पास इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भारत सरकार एक तरफ हो जाए या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, जैसे भारत सरकार एक तरफ है और कई सारे राज्य मिलकर एक तरफ हैं, या फिर भारत सरकार एक तरफ है या फिर राज्य सरकार एक तरफ है, इनके बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो इसकी सुनवाई का अधिकार सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना कि हाई कोर्ट में।
और दूसरा क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, अगर कोई दो स्टेट हैं, एक स्टेट मान लो यस है, यस वन, एक स्टेट यस टू है, इन दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद होता है तो इन दोनों का जो मुकदमा चलेगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ना कि हाई कोर्ट में। अगर वैसे हम बात करें, एक तरफ हमारा सेंट्रल स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और हमारा दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इन दोनों के बीच कोई भी विवाद होता है तो इसका निस्तारण, इसकी सुनवाई हम सीधा कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, ना कि हाई कोर्ट में। आपको ये समझ में आया होगा कौन कौन से मामले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को केवल उन्हीं विवादों को ग्रहण करता है, देखो सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं विवादों को ग्रहण करता है जिसमें कोई तथ्य, कोई फैक्ट या विधि यानी कानून का प्रश्न शामिल होता है जिस पर विधिक अधिकार अर्थात लीगल राइट का अस्तित्व निर्भर करता है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो विवाद होते हैं, किसी उन्हीं विवादों को अपने पास ग्रहण करता है जिसमें कोई फैक्ट शामिल हो, कोई तथ्य शामिल हो, या फिर कोई कानून का प्रश्न शामिल हो। आखिरकार इस कानून की सही व्याख्या किस रूप में की जाएगी, और लीगल राइट क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार या लीगल राइट का अस्तित्व पे कहीं ना कहीं निर्भर करता हो, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं विवादों को अपने पास मंगाता है। ये क्या हुई, अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगर हम आगे हम बात करें, हमारा दूसरा क्या देखे थे, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आखिरकार ये समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों को समान रूप से प्राप्त है। देखो ये क्या था, अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जबकि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मूल अधिकारों से संबंधित मामले, क्योंकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 212 के तहत हम सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ में आया होगा। आखिरकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, दो प्रकार के हैं, एक अत्यंतिक है और एक समवर्ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो सेकेंड अधिकार है वो क्या, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब ये क्या होती, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। आपको अगर हाई कोर्ट में फैसला नहीं मिला है, या आपके साथ हाई कोर्ट में किसी प्रकार के हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास इसके बाद कोई विकल्प नहीं मिलता है कि आप और कहीं जाके अपील कर सकते हैं। इसीलिए क्या गया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसे सभी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्र में 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं 4 मामलों में अपने पास अपील सुनने का अधिकार रखता है। कौन कौन सा है, पहला हमारा क्या है, संवैधानिक मामलों में अपील, और दूसरा क्या है, सिविल मामलों में अपील, और तीसरा क्या है, आपराधिक मामलों में अपील, और चौथा क्या है, विशेष इजाज़त। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार सिर्फ सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके अपीलीय क्षेत्र को हम 4 वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक मामलों के अपील के बारे में सुनने का अधिकार है, सिविल मामलों के बारे में, आपराधिक मामलों के बारे में, और विशेष इजाज़त। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये संवैधानिक मामलों में अपील क्या है। संवैधानिक अपील, अनुच्छेद 132 के अनुसार हाई कोर्ट द्वारा सिविल या क्रिमिनल या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय
डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ने किसी सिविल मामले में, क्रिमिनल मामले में या फिर किसी अन्य कार्यवाही में कोई भी फैसला दिया है तो हम हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं संवैधानिक मामलों के लेके, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। अगर हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि इस मामले में कहीं न कहीं संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो तो इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं संवैधानिक मामलों के तहत। और ऐसे जो अगर कोई भी संवैधानिक मामला हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ द्वारा ही तय की जाएगी। अगर संविधान से संबंधित कोई भी मामला या कोई भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी फैसला दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की पीठ बननी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी फैसले को मान्य होगा संवैधानिक मामलों के तहत। तो अगर हम आगे बात करें, हमारा क्या है सिविल मामलों में अपील। अगर हम बात करें सिविल मामलों में अपील के बारे में, अनुच्छेद 133 के अनुसार किसी हाई कोर्ट द्वारा कोई भी सिविल मामला हो, सिविल मामले में दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में तब की जा सकती है। सिविल मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तब की जा सकती है जब हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो कि उस मामले में कानून के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो या उसकी राय में इस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन आवश्यक हो। जब हाई कोर्ट इस बात की पुष्टि कर दे, इस बात का प्रमाण दे दे कि ऐसा कोई भी मामला जो कानून के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो या हाई कोर्ट की राय में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसे विनिश्चय बोलते हैं, उसका निर्णय आवश्यक है, तो ऐसे मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जो सिविल मामलों के तहत आती हैं। तो अगर हम आगे बात करें आपराधिक मामलों में अपील, आखिरकार आपराधिक मामलों में अपील कैसे की जाती है? ये अनुच्छेद 134 के अनुसार हाई कोर्ट द्वारा किसी आपराधिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में कुछ दशकों में हो सकती, कुछ दशाओं या कुछ स्थिति में हो सकती। कैसे हो सकती है? जैसे अगर हम बात करें, यदि आपराधिक मामलों की अपील की बात कर रहा हूँ, यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्त के आदेश को अपील में उलट दिया हो तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्यु दंड दिया हो। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, अधीनस्थ न्यायालय ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर उस फैसले को हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को सिद्ध कर दिया कि यह व्यक्ति दोषी है और उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली हो, तो फिर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आपराधिक मामलों के तहत। और दूसरा क्या है, हाई कोर्ट ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामलों को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो, उस मामले पर विचार के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो। देखो, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कोई भी मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो, हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने पास बुला लिया और अपने पास बुलाने के बाद उस व्यक्ति को दोषयुक्त मानते हुए, दोष सिद्ध करते हुए उसे मृत्यु दंड दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता आपराधिक मामलों के तहत। और तीसरा क्या है, अगर हाई कोर्ट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय योग्य है, तो वह मामला सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। आपराधिक मामलों के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के 3 प्रावधान है। पहला, कोई अधीनस्थ न्यायालय में किसी व्यक्ति को सज़ा ना मिली हो, लेकिन हाई कोर्ट में उस व्यक्ति को सज़ा दे दिया हो, तो इसके तहत सीधा हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। और दूसरा क्या, यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो, वहां से वह मामला हाई कोर्ट अपने पास बुला लिया हो
और उस व्यक्ति को सज़ा दे दिया हो तो इसके तहत हम सीधा आपराधिक मामलों के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। और तीसरा, अगर हाई कोर्ट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय योग्य है तो वह मामला सीधे आपराधिक मामलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। और तीसरा क्या होती है उसके बाद, विशेष इजाज़त। क्या है? विशेष इजाज़त। अगर हम बात करें विशेष इजाज़त क्या होती है, अनुच्छेद 136 के तहत, क्या अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान है। एक स्पेशल राइट है, एक स्पेशल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान है। अपील की इजाज़त स्वयं सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। जो ये विशेष इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट चाहे अपने आधार पे अपने विवेक के अनुसार किसी भी फैसले को अपने पास बुला सकता है या मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन को प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य, सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं यह शक्ति, कोई असाधारण मामला हो जो साधारण ना हो, कहीं असाधारण मामला हो या कोई बहुत ही गंभीर मामला हो, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह स्पेशल राइट दिया गया है कि आप उस मामले को अपने पास बुला लो या अपने पास मंगा सकते हो और उस पर अपना फैसला दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। हमने आज आपको राष्ट्रपति के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस की। जजों का वेतन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, और रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट क्या है, जिसे अभिलेखीय अधिकार। और फिर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्कस किया, जहाँ मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की 6 प्रकार की क्षेत्राधिकार तय किए, जिसमें मैंने अभी तक आपको 3 क्षेत्राधिकार पढ़ाया हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके आगे जो बाकी बचे 3 क्षेत्राधिकार है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, और बाकी वो कौन कौन से फैक्टर है और कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियाँ हैं जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक स्वतंत्र देश में सुप्रीम कोर्ट के पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ से, कौन कौन से राइट हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो यह तय करते हैं वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और वह अपना काम बिना सरकार के प्रेशर या कार्यपालिका के दबाव में आके अपने सारे निर्णय या डिसीजन दे सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।